राजकीय महाविद्यालय बाड़ी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान की कक्षाओं के अंतर्गत आज हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वह किसी का कक्षा विशेष या बीए स्नातक के किसी विशेष वर्ष से संबंधित ना होकर तीनों ही सालों में काम आने वाली महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। उसे हम एक तरफ सैद्धांतिक रूप से भी पढ़ते हैं तो व्यावहारिक रूप में भी हमें उसका अध्ययन करना होता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं संसदीय और अध्यक्षीय प्रणालियों की व्याख्या। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका अर्थात संसद, विधान कार्यपालिका जो है वह संसद अर्थात विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। इसको यदि हम विशेषता के रूप में समझें तो यदि कार्यपालिका पर से विधानमंडल का विश्वास उठ जाए तो विधानमंडल उसे पद से हटा सकता है। चूंकि इस प्रणाली के अंतर्गत शासन का सूत्र मंत्रिमंडल के हाथों में रहने लगा है और वही विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए इसने मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली का रूप भी धारण कर लिया है। दूसरी ओर अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, न ही उसे विधानमंडल अपने पद से हटा सकता है। ग्रेट ब्रिटेन और भारत की शासन प्रणालियां संसदीय प्रणाली की उपयुक्त उदाहरण हैं। इनमें कार्यपालिका या मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और यदि वह संसद का विश्वास पात्र ना रह जाए तो उसे त्याग पत्र देना होता है। संक्षेप में यदि हम संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं की चर्चा करें तो हम इसका विवरण इन शब्दों में दे सकते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में एक प्रतीकात्मक राज्य अध्यक्ष अर्थात नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होता है, जिसके कार्य मुख्यतः औपचारिक तथा शिष्टाचार परक होते हैं। उसका राजनीतिक प्रभाव बहुत मामूली होता है। राज्याध्यक्ष कोई सम्राट या सम्राज्ञी हो सकता है जैसा जापान और ब्रिटेन में देखने को मिलता है, या वह राष्ट्रपति हो सकता है जैसा भारत, जर्मनी या इटली के उदाहरणों से सिद्ध है। दूसरी विशेषता की यदि हम बात करें तो इसमें राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री या चांसलर और उसका मंत्रिमंडल सम्मिलित है वह विधानमंडल का मूल रूप में अंग होती है। उसका अस्तित्व विधानमंडल के समर्थन पर आश्रित होता है। यदि विधानमंडल उसे समर्थन देना बंद कर दे तो कार्यपालिका को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगली विशेषता की महत्वपूर्ण बात हम यदि करें तो इसमें विधानमंडल का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। यूं विधानमंडल का कार्यकाल नियत होता है, परंतु प्रधानमंत्री या चांसलर की सलाह से राज्याध्यक्ष उससे पहले भी विधानमंडल को भंग करके नए चुनाव करा सकते हैं। संसदीय प्रणाली के गुणों की यदि हम बात करें कि कौन सी दोनों प्रणालियों में कौन सी प्रणाली ज़्यादा अच्छी है, तो संसदीय प्रणाली के कौन से गुण हमारे सामने निकल कर आते हैं, जिन गुणों का संसदीय प्रणाली में दावा किया जाता है उन गुणों की हम चर्चा करें तो यह विधानमंडल और कार्यपालिका में निकट संपर्क स्थापित करती है। इसलिए शासन के इन अंगों के उद्देश्यों में एकता स्थापित हो जाती है और परस्पर कोई गतिरोध पैदा नहीं होता। संसदीय प्रणाली लचीली या सुनम्य है। इससे यह संभव होता है कि यदि विधानमंडल को मंत्रिमंडल पर विश्वास न रह जाए तो वह उसे तुरंत हटा सकता है, और यदि मंत्रिमंडल को विधानमंडल का सहयोग न मिल पाए तो वह भी उसे भंग करा सकता है और नए चुनाव करके जनता का अधिदेश या जनादेश प्राप्त कर सकता है। संसदीय प्रणाली में सर्वसाधारण की प्रभुसत्ता का निरंतर सम्मान किया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और विधानमंडल तीनों को यह डर बना रहता है कि यदि जनमत उनके विरुद्ध होगा तो उन्हें सत्ता से हट जाना पड़ेगा। संसदीय प्रणाली को अपनाने पर एक से अधिक राजनीतिक दल अस्तित्व में आ जाते हैं। ये दल सार्वजनिक समस्याओं के विविध पक्षों को सर्वसाधारण के सामने रखते हैं और जिससे जनता को राजनीतिक शिक्षा तो मिलती ही है, साथ में राजनीतिक चेतना को बढ़ावा भी मिलता है। संसदीय प्रणाली में सदन के भीतर भी विरोधी दल सरकार के कार्यों की पैनी आलोचना करके जनमत को मुखरित रखते हैं और सरकार पर अंकुश लगाने की दृष्टि से भी यह एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। किंतु संसदीय प्रणाली की यही संरचनात्मक विशेषताएं इसकी अनेक त्रुटियों का कारण भी बन जाती हैं। हम चर्चा करें इन कमियों की या त्रुटियों की तो इसमें प्रशासन के साथ साथ विधि निर्माण का सारा भार मंत्रिमंडल के कंधों पर आ जाता है। अतः मंत्रियों को विधि निर्माण का इतना काम संभालना पड़ता है कि वे अपने कार्यकारी कर्तव्यों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। इसमें मंत्रिमंडल को विधानमंडल का समर्थन प्राप्त करने के लिए निरंतर अपने दल के विधायकों पर आश्रित रहना पड़ता है। फलतः शासन का सूत्र सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के हाथ में आ जाता है और उस दल के कई उच्च अधिकारी शासन के बाहर रहकर भी शासन पर अपना नियंत्रण रखते हैं। चूंकि इस प्रणाली में कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए विधानमंडल के निरंतर समर्थन पर आश्रित है, इसलिए शासन की अस्थिरता का खतरा
लगातार बना रहता है, अतः विकास की कोई दीर्घकालिक योजना लागू करना मुश्किल हो जाता है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का चयन राजनीतिक आधार पर होता है, उनकी योग्यता या प्रशिक्षण के आधार पर नहीं। इससे शासन में अपेक्षित कार्यकुशलता नहीं आ पाती। इस प्रणाली में नीति के मुख्य मुद्दों पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके लिए व्यापक सहमति प्राप्त करनी होती है। इसमें समय लगता है, जिससे प्रशासनिक कुशलता में बाधा पड़ती है। इन त्रुटियों और इन गुणों के अब विश्लेषण के आधार पर यदि हम भारत के पक्ष में चर्चा करें, तो भारत में संसदीय प्रणाली ही सर्वाधिक उपयुक्त जान पड़ती है। और हमने ब्रिटिश मंत्रिमंडल की ब्रिटिश शासन प्रणाली के ही आधार पर संसदीय शासन प्रणाली का को अपनाया है, और उसके साथ हम कुशल रूप में कार्य भी कर रहे हैं।